हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैविद अशोक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया है तो ऑडियो वीडियो जरा कंफर्म करिए। मैं पहली बार जो है ऐप पर लाइव आया हूं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि सब सही चल रहा है या नहीं। प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। मैसेज वगैरह करने का विकल्प ऑप्शन होगा, आप वहां पे देखिए जो है। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो मैं आगे बढ़ चलूँ। या ओके, चलिए। लिखा, चित्रलेखा मैम ने लिखा है कि एवरीथिंग सीम्स गुड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। तो बस केवल एक ट्रायल बेसिस पर मैं ये क्लास ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि सर जो है सब कुछ फ्री में पढ़ाए दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए ऐप पर ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग इस क्लास को मतलब इंटरेक्टिव क्लास है, एक बार देखिए कैसा लगता है आपको। अगर अच्छा लगे तो आगे से चल करके कोशिश करेंगे, इसी पर ही लाइव क्लास कंडक्ट की जाएगी। ओके, अब जो मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से सब सही है। आगे बढ़ते हैं। तो एचआरएम का मॉड्यूल सी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 11, जो कि है लर्निंग प्रोसेस के बारे में। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। चैप्टर 11 का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम लर्निंग प्रोसेस, देखो पूरा पूरा लर्निंग यानी सीखने के बारे में है। तो यहां हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरी क्या होती है। इसीलिए पता है एक चीज होती है, इंटरेक्टिव सेशन यानी लाइव क्लासेस न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादा अच्छी लगती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं जो है मतलब मेरे हिसाब से पढ़ा दिया जाए ठीक रहता है। लर्निंग थ्योरी क्या होती है, एसोसिएटिव लर्निंग और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, इनकल्चरेशन एंड एक्कल्चरेशन क्या होता है, ई लर्निंग क्या होती है और डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है, डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो लर्निंग मतलब लर्न करना, कुछ सीखना, है ना। हम जिंदगी भर लर्न करते रहते हैं, किसी को देख करके लर्न करते हैं। कोई डांस कर रहा है, हमने उसे देखा, हमने लर्न कर लिया, है ना। तो लर्निंग एक प्रक्रिया है जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। तो यहां उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लर्निंग थ्योरी। लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस. It may involve synthesizing different types of information leads to change in behavior. Okay, तो मतलब लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का मतलब हम नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नए व्यवहार को, बिहेवियर को एक्वायर करते हैं, नई स्किल, नई वैल्यूज हमारे अंदर आती हैं, नई प्रेफरेंसेस हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है। लर्निंग का एक मतलब खासियत यही होती है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। लर्निंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट चेंज इन बिहेवियर. बिना बिहेवियर में मतलब अगर चेंज ना हो तो लर्निंग प्रोसेस आपकी इनकम्प्लीट है। ओके, तो लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट होती है अगर बिहेवियर में चेंज ना हो। द एबिलिटी टू लर्न इज पोजेस्ड बाय ह्यूमन, एनिमल एंड सम मशीन. अब कौन कौन लर्न कर सकता है? तो इंसान लर्न कर सकते हैं, जानवर लर्न कर सकते हैं, और कुछ मशीनें भी जो है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जब से आया हुआ, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, ये भी सीख रही हैं, लर्न कर रही हैं। ओके, लर्निंग थ्योरी में भी Learning theory may be described as a body of principles advocated by psychologists and educators to explain how people acquire skills, knowledge and attitude. देखिए, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा तो बस यही है कि मतलब लर्निंग समझ लेना है, लेकिन अगर आप जो है सीटेट वगैरह का एग्जाम दें, टीचर बनना चाहें, तो वहां पर ये लर्निंग बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है, लर्निंग, क्योंकि बच्चों को सिखाना है। ओके, तो वहां पर हम लर्निंग की जो थियरी है वो ये जानना चाहती है कि लोग कैसे सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, कैसे मम्मा पापा, है ना, बोलना सीख जाता है, कैसे वो अपने आप से खड़े होने की कोशिश करने लगता है, ये सब कैसे होता है, आखिर क्या वजह है, उसके बारे में ही लर्निंग जो है थियरी बात करती है। तो लर्निंग थियरी जो है हम कह सकते हैं कि कैसे लोग नई नई स्किल्स सीखते हैं, कैसे नॉलेज गेन करते हैं, कैसे उनका एटीट्यूड बदलता है, नया एटीट्यूड गेन करते हैं, ये सब किस वजह से होता है, उसी के बारे में ही आपकी लर्निंग थियरी बताती है। लर्निंग इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव कैपेबिलिटीज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट. अब चूंकि हम लर्निंग की बात करें तो हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बैंक में हैं, वहां पर भी आप लर्न करते हैं, वहां पर भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लर्न करते हैं। तो लर्निंग इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव कैपेबिलिटीज, मतलब आप कुछ नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट मतलब ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकें, इसके लिए हम लर्निंग करते हैं,
जब हम बड़े हो जाते हैं, छोटे रहते हैं तो हम सीखते हैं चीजों को, ओके। बड़े होने पर भी इवन आदमी जो है जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक लर्न ही करता रहता है। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लर्निंग इन्वॉल्व बिहेवियरल चेंज, ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, लेकिन चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रोथ एंड मेच्योरिटी आर नॉट कंसिडर्ड एज लर्निंग। जो चेंजेस आपके अंदर में आपके बड़े होने से, आपके ग्रोथ होने से, आपके मेच्योरिटी आ जाने से आती है, उसे लर्निंग नहीं कहा जाता है, वो लर्निंग नहीं है। पहले आप 80 की स्पीड में गाड़ी चलाते थे जब आप 16-17 साल के थे, अब अगर आप जो है 30-35 साल के हैं, मेच्योर हुए हैं, अब आप 40-50 से ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, तो ये लर्निंग आपकी मेच्योरिटी की वजह से आई है, तो ये लर्निंग नहीं मानी जाएगी, ये चेंजेस लर्निंग में नहीं आते हैं। बिहेवियरल चेंजेस शुड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लर्निंग की वजह से क्या हुआ, आपके बिहेवियर में चेंज आया हुआ है, वो बिहेवियर में जो चेंज आया है वो काफी लंबे समय तक बना रहना चाहिए। ये नहीं कि मूवी देखी, तिरंगा तो देशभक्त हो गए, 1 घंटा बीता, देशभक्ति किनारे रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके बिहेवियर में चेंज आया है वो काफी लंबे समय तक टिका हुआ होना चाहिए। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, टेस्ट एंड एटीट्यूड। तो लर्निंग कई बार डेफिनेशन देते हैं, लर्निंग क्या होती है, यहां भी बताएंगे वहां भी बताएंगे, तो उसी हिसाब से लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से आप नॉलेज, टेस्ट और एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं। इसकी सहायता से हम नॉलेज, एटीट्यूड, टेस्ट वगैरह एक्वायर करते हैं। ह्यूमन लर्निंग में अकर एज पार्ट ऑफ एजुकेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट। तो ह्यूमन की जो लर्निंग होती है वो एजुकेशन आप गेन करना चाहते हैं वहां पर भी आप लर्निंग कर सकते हैं, या पर्सनल डेवलपमेंट के तौर पर भी आप लर्निंग करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। जैसे जब वो लॉकडाउन लगा तो उस समय आपने लर्निंग करी होगी, 100% कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास किया होगा, क्योंकि 14 दिन हमने करना क्या था, तो कुछ नया सीखने। जैसे मैंने जो है सोचा कि मैं गाड़ी मतलब बाइक चलाना सीखूंगा, है ना, किसी ने योगा करना सीखा, किसी ने जो है कार्डियो वगैरह, स्विमिंग वगैरह, जो भी पॉसिबल रहा लोगों ने लर्न किया उसको। इट मे बी गोल ओरिएंटेड और मे बी एडेड बाय मोटिवेशन। अब आपकी जो लर्निंग है वो हो सकता है किसी वजह से आप लर्न कर रहे हो किसी चीज को, या फिर हो सकता है कि आप जो है मोटिवेशन किसी ने दिया हुआ है, किसी वजह से आप मोटिवेटेड है इसलिए आप लर्न कर रहे हैं। लर्निंग में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अब देखो, लर्निंग आपका हैबिचुएशन की वजह से हो सकती है या क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से हो सकती है, जो कि देखी जा सकती है कई सारे जानवरों में। आर एज ए रिजल्ट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी सच एज प्ले, खेलना, जो बच्चे खेलते हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी माना जाता है, ठीक है। ये हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग इजी माना जाता है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जैसे प्ले सीन ओनली इन रिलेटिवली इंटेलिजेंट एनिमल एंड ह्यूमंस। तो देखो यहाँ कई नए टर्म है। हैबिचुएशन अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हैबिचुएशन समझ लेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग का भी एग्जांपल देखेंगे। तो अभी बस केवल इतना समझ लीजिए कि जो लर्निंग होती है वो हैबिचुएशन की वजह से या क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से होती है, जो कि कई सारे जानवरों में देखी जाती है, यानी कहीं ना कहीं जानवरों में इसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में या फिर कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जैसे प्ले वगैरह के थ्रू भी सीखता है, लर्निंग करता है व्यक्ति, लेकिन ये काम जो है थोड़ा इंटेलिजेंट जानवरों में जैसे ह्यूमन वगैरह में होता है, ठीक है। तो हम ज्यादातर प्ले वगैरह इसके थ्रू सीखते हैं। लर्निंग में अकर कॉन्शियसली और विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब आप सीखते हैं, कभी कभी जानबूझकर सीखते हैं, जैसे आप मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, लर्निंग करने की प्रयास कर रहे हैं जानबूझकर, अवेयरनेस है आपको कि आप लर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हम बिना प्रयास मतलब अनअवेयरनेस, मतलब हमें अवेयरनेस नहीं उसके बावजूद भी हम सीख जाते हैं। कैसे, बिना अवेयरनेस के कैसे सीख जाते हैं? किसी के घर पे गए हुए हैं, वहां पर आपने जो है कोई ऐसी चीज देखी, कोई ऐसी बिहेवियर देखा जो कि आपको लगा कि मतलब हमें ये सीखना चाहिए, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये चीज इनसे सीखने वाली है, आपको पता नहीं था कि आप ये सीखोगे, लेकिन आपने वो चीज सीख ली। तो ऐसा भी होता है, बिना पता चले भी हम कई चीजें सीख जाते हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड अंडर व्हिच ह्यूमन बीइंग लर्न। कुछ मेथड दिए हुए हैं जिसकी सहायता से ह्यूमन बीइंग लर्न करते हैं। प्ले हैज बीन अप्रोच्ड बाय सेवरल थ्योरिस्ट एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। लर्निंग का सबसे बढ़िया तरीका खेलना है। खेलना, जब बच्चे खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। चिल्ड्रन प्ले, एक्सपेरिमेंट विद द वर्ल्ड, लर्न द रूल एंड लर्न टू इंटरेक्ट। जब बच्चे खेलते हैं तो वो दुनिया के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में नए नए नियमों को सीखते हैं और इंटरेक्ट करना भी सीखते हैं। तो बच्चा जो है सबसे शुरू में, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो लर्न कैसे करता है? प्ले के थ्रू, या हम लोग उसे सिखाने का प्रयास करते हैं, लर्न करवाते हैं, ठीक है। अगेन एक बार और फिर से लर्निंग देखते हैं, लर्निंग की बात चल ही रही है, एक बार फिर से लर्निंग के बारे में देखते हैं। लर्निंग इज अ स्पेसिफिक चेंज और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर इन्वॉल्विंग नर्वस सिस्टम।
एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस विद एन एक्सटर्नल इवेंट आर सीरीज ऑफ इवेंट इन इंडिविजुअल्स लाइफ। लर्निंग क्या है? एक विशेष चेंज है या मॉडिफिकेशन है किसी के बिहेवियर में, आपके बिहेवियर में चेंज होता है जिसमें कि नर्वस सिस्टम, आपका तंत्रिका तंत्र, दिमाग लगा हुआ है, इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये रिजल्ट है आपके किसी अनुभव का, किसी बाहरी घटना के अनुभव का, या सीरीज ऑफ घटना, मल्टीपल इवेंट्स हुई है जिसकी वजह से आपने कोई चीज नई लर्न करी हुई है, ठीक है। तो ये होता है लर्निंग, एक कोई इवेंट हुई जिसकी वजह से आपने कुछ नया सीख लिया, दैट इज लर्निंग, ठीक है। अब लर्निंग यहां पर वैसे लर्निंग बहुत तरीके से देखेंगे, लेकिन नॉन एसोसिएटिव लर्निंग और एसोसिएटिव लर्निंग, दो तरीके की लर्निंग की हमें बात करनी है। लेकिन उसके पहले लर्निंग को एक बार और देख लिया जाए ताकि हम आगे बढ़ चलें। तो देखो, लर्निंग थ्योरी में हमने बताया कि लर्निंग क्या होता है? नई नॉलेज को गेन करना, नए बिहेवियर को, नई स्किल को, नई वैल्यूज को, नई प्रेफरेंस को गेन करना लर्निंग कहलाता है, ओके। और इसमें हम डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो इनकम्प्लीट है अगर हमारे बिहेवियर में चेंज ना आए। अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब आपने कुछ लर्न नहीं किया है। अगर मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज सिखा रहा हूं, आपने लर्न कर लिया फॉरेन एक्सचेंज, तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। बिहेवियर इन द सेंस आपकी कम से कम आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बिहेवियर यही हो गया। अब ये नहीं कि किसी को मारने पीटने लगेंगे, बिहेवियर का मतलब नहीं। एबिलिटी टू लर्न इज पोजेस्ड बाय ह्यूमन, एनिमल एंड सम मशीन। कौन लर्न कर सकता है? इंसान लर्न कर सकते हैं, जानवर लर्न कर सकते हैं, और कुछ मशीनें भी कैपेबल हैं जो कि लर्न कर सकती हैं। जैसे मशीनों में मैंने आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल दिया। अब लर्निंग थ्योरी क्या होती है? तो लर्निंग थ्योरी का मतलब होता है ये जानना कि कैसे जो है हाउ पीपल एक्वायर स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लोग कैसे स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं, कैसे इसको गेन करते हैं। लर्निंग में डेवलपमेंट होता है, आप नई कैपेबिलिटीज को अडॉप्ट करते हैं, नई क्षमता को ग्रहण करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सके, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकें। जब आप बैंक में आए, आपने बहुत चीजें लर्न करी होंगी, तभी तो जाकर के उस सीट पर बैठे हुए जहां पर आप बैठ पा रहे हैं। शुरू में आए रहे होंगे तो कुछ नहीं पता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपने सारी चीजों को लर्न कर लिया। अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि हाँ, ब्रांच चला पा रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? लर्निंग में बिहेवियर चेंज होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर जो है कोई चेंज आपकी ग्रोथ होने की वजह से, एज बढ़ने की वजह से, मेच्योरिटी आने की वजह से चेंज हो रहा है तो उस चेंज को लर्निंग नहीं माना जाता है। और जो आपके बिहेवियर में चेंज हुआ है लर्निंग की वजह से, वो लॉन्ग टाइम तक जो है स्टे रहना चाहिए, लॉन्ग टाइम पर आपके साथ रुका हुआ होना चाहिए। आज सीखा और सुबह सीखा शाम को भूल गए तो वो लर्निंग नहीं मानी जाएगी। लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से ह्यूमन नॉलेज, टेस्ट और एटीट्यूड को एक्वायर करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लर्निंग जो है एजुकेशनल भी हो सकती है, हम मतलब शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो भी एक लर्निंग है। या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी हम लर्निंग करते हैं, इंग्लिश वगैरह सीखते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं वहां पे, है ना। या बैंकिंग का कोई स्पेशल चीज सीखते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं। इट में भी गोल ओरिएंटेड, मतलब आप जो लर्निंग कर रहे हैं उसका, उसके पीछे कोई वजह है, कोई इरादा है, कोई गोल आपने बना रखा है, या फिर किसी वजह से आपको मोटिवेशन मिला हुआ है उस चीज को लर्न करने का। जैसे कई सारे लोग विदेशी भाषाएं सीखते हैं। अब हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग दूसरी कंट्री में होने वाली है जहां पर आपको मान लीजिए जो है फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। या शौक है आपको कि नहीं मुझे फ्रेंच लैंग्वेज जाननी है, तो वहां कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आ रहा है फ्रेंच लैंग्वेज जाने का। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड जो है फ्रांस या फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, इसलिए आप सीख रहे हो, इट इज पॉसिबल, ओके। तो लर्निंग में अगर एज ए रिजल्ट ऑफ हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग, तो लर्निंग जो है हैबिचुएशन की वजह से हो सकती है, कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से हो सकती है। दोनों टर्म को डिटेल में चर्चा करेंगे, नॉट टू वरी, अभी बस ध्यान रख लीजिए। जो कि कई सारे जानवरों में पाई जाती है, मतलब जानवर जो है हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से सीखते हैं। और इसके अलावा हम प्ले से भी सीखते हैं, है ना, खेल प्रक्रिया के थ्रू भी हम सीखते हैं, जो कि रिलेटिवली इंटेलिजेंट जानवरों और ह्यूमन में पाया जाता है। मतलब ह्यूमन जो है किससे सीखते हैं? प्ले वगैरह से सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग जो है आप कई बार मतलब जो है कॉन्शियसली, जब आपको पता है, अवेयरनेस है कि मैं सीख रहा हूं, तब भी होती है। और कई बार नहीं पता है कि मुझे अवेयरनेस नहीं है, उसके बावजूद भी मैं लर्न कर रहा होता हूं, ठीक है। कुछ जो है तरीके जिनसे हम सीखते हैं, उनमें से पहला तरीका है प्ले माना जाता है कि लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, है ना। पहला मतलब फर्स्ट तरीका है खेल से आप सीखते हैं। बच्चा खेलता है, एक्सपेरिमेंट करता है दुनिया के साथ में, अपने इन्वायरमेंट के साथ में, नए नए नियम सीखता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है उस खेल के दौरान। लर्निंग एक स्पेशल चेंज है या मॉडिफिकेशन है आपके व्यवहार में, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम, आपका तंत्रिका तंत्र, आपका दिमाग इन्वॉल्व रहता है। और
ये रिजल्ट होता है किसी न किसी तरीके के एक्सटर्नल इवेंट के अनुभव का। आपने कोई घटना देखी जिससे आपको अनुभव हुआ, ठीक है, उस अनुभव की वजह से आपके व्यवहार में चेंज आया, उसे ही लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। अब लर्निंग नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होती है और एसोसिएटिव लर्निंग होती है। तो पहले देख लेते हैं नॉन एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, इट इज अ वैरायटी ऑफ लर्निंग इन व्हिच द बिहेवियर एंड स्टिमुलस आर नॉट पेयर्ड एंड लिंक्ड टुगेदर। यानी कि जो आपका व्यवहार है और जो स्टिमुलस है वो दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं होते, पेयर्ड नहीं होते, तो उसे हम नॉन एसोसिएटिव, जुड़ा नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। अब यहाँ व्यवहार तो समझ में आता है, चलो मेरा बिहेवियर है। स्टिमुलस क्या होता है? कोई कोई वजह जो है स्टिमुलस का काम करती है। अगर अभी नहीं समझ में रहा तो नीचे बढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी लर्निंग जिसमें व्यवहार और स्टिमुलस एक दूसरे से लिंक नहीं है, पेयर्ड नहीं है, उसे नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। ये दो तरीके की होती है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना हैबिचुएशन और कंडीशनल वाली। देखिए हैबिचुएशन यहाँ आ गया, हम हैबिचुएशन को डिटेल में समझ भी लेंगे। दो तरीके की होती है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, दो तरीके की होती है। उसमें पहली लर्निंग है, पहला है हैबिचुएशन, दूसरा है सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन क्या होता है? आप हैबिचुअल हो गए, आदी हो गए। आदी कैसे हो जाते हैं? देखिए, द रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड स्टिमुलस डिक्रीजेज ओवर टाइम। मतलब जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है वो बार बार मिल रहा है, रिपीटेड टाइम से मिल रहा है, इस वजह से आपका क्या है, जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे घटता जाता है। नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिए। देखिए इस बढ़िया एग्जाम्पल है, पहले दूसरा एग्जाम्पल देता हूं फिर पहला। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ यू लिव क्लोज टू एयरपोर्ट। मान लीजिए अगर आप एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि जो प्लेन आ जा रहे हैं उनकी आवाज आपको धीरे धीरे इग्नोरेंस में चली जाती है। बड़ी बढ़िया चीज है, हैबिचुएशन हो गया। जो लोग एयरपोर्ट के पास रहते हैं या रेलवे स्टेशन की, अगर आप रेलवे लाइन के बगल रहते हैं तो आपको रेलवे आने से बगल से रेलवे लाइन गुजरती है, रेलवे गुजरती है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना कि अगर आपके पास कोई गेस्ट विजिट करने आता है तो बोलता है कि तुम जीते कैसे हो, तुम जिंदा कैसे हो इतनी शोरगुल में, हर मिनट आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रूट है अगर वहां रहे तो हर 2 मिनट पे वहां प्लेन जा रहे हैं, प्लेन आ रहे हैं, हर 2 मिनट पे है। तो सोचो जो गेस्ट आएगा तो बोलेगा अरे यार तुमको सुनाई नहीं देता क्या, तुम जिंदा कैसे हो? तो हुआ क्या, हैबिचुअल हो गए, हैबिचुएशन हो गया। हुआ क्या ये, अब देखिए स्टिमुलस क्या है, व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस मैं कह रहा था, स्टिमुलस है आपका जो यहाँ पर साउंड है एरोप्लेन की जो बार बार आवाज आती है, स्टिमुलस हो गया, ठीक है। एक वजह क्या है, साउंड। लेकिन धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ, रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से, बार बार आपको एरोप्लेन की आवाज सुनने की वजह से जो आपका रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो गया, घट गया समय के साथ में, ठीक है। जैसे कहते हैं नहीं, प्यार धीरे धीरे घटता चला जाता है। ये कहीं ना कहीं आप हैबिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे आप हल्के में लेना शुरू कर चुके होते हैं। ओके, तो ये हो गई कहानी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वी डोंट रिस्पॉन्ड टू द नॉइज आउटसाइड आवर क्लासरूम व्हेन रिपीटेडली हियर इट फॉर लॉन्ग टाइम। आप अगर स्कूल जाएं, स्कूल के बाहर खड़े हो तो आपको बहुत शोरगुल सुनाई देगा, लगेगा कि मच्छी मार्केट लगी हुई है। लेकिन वहीं पर वो जो बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है उसको नहीं सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुएशन का शिकार हो चुका है, धीरे धीरे वो उस शोरगुल को आदी बन चुका है और रिस्पॉन्ड करना उसने बंद कर दिया है। बराबर बात है, ठीक है। तो हैबिचुएशन था, दूसरा सेंसिटाइजेशन है, जस्ट उल्टा। आप जो है द रिस्पॉन्स टू रिपीटेडली एक्सपोज्ड स्टिमुलस इंक्रीज ओवर टाइम। जो आपको बार बार जो स्टिमुलस दिया जा रहा है रिपीटेडली, यानी कि जो आपको वजह दी जा रही है रिपीटेडली अगर दी जाती है तो जो आपका रिस्पांस है वो बढ़ जाता है और तेज रिएक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल, मान लीजिए जो है आपके बच्चे की तबीयत खराब है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और बच्चा जो है मदर के साथ में एक कमरे में लेटा हुआ है, आप दूसरी जगह लेटे हुए मान लेते हैं, ठीक है। अगर बच्चे की आपकी तबीयत खराब है और वो रोएगा तो आप जो है आपकी नींद टूटेगी, पक्की बात है, ठीक है। और अगर वो सोचो कि जो है 4-5 दिन से बीमार है और 4-5 दिन से रो रहा है तो आप कहीं ना कहीं जो है सेंसिटाइज हो जाते हैं, आप सेंसिटिव हो चुके होते हैं। जैसे ही बच्चा रोएगा तुरंत आपकी नींद खुलने लगती है। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स सेंसिटाइज का मतलब, आपको जो स्टिमुलस मिल रहा है उस बच्चे का रोना आपके लिए तुरंत ही रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयारी बना देता है कि जैसे ही वो रोया तुरंत ही आप दौड़ करके जाइए, ठीक है। या फिर बच्चा जो है बेड पर बैठा हुआ है, उसके गिरने के चांसेज रहते हैं, जैसे ही आपको डाउट बनेगा कि ये गिर सकता है आप तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं आप? यही हो रहा है, आप सेंसिटाइजेशन के शिकार हो चुके हैं। जो भी स्टिमुलस आपको मिल रहा है आप उसको जो है तेजी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क्या, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। अब आती है फ्रेंड जो है एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है, अब देखो जो डेफिनेशन बताई थी मैंने नॉन एसोसिएटिव में कि स्टिमुलस है ना और रिस्पांस जो है, तो आपको स्टिमुलस क्या होता है ये समझ में आया होगा। हैबिचुएशन यूज किया था वो भी समझा दिया। एसोसिएटिव लर्निंग में हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी देख लेंगे,
तो पीछे जो एक दो टर्म थे जो मैंने छोड़े थे वो सब कवर होते चले जा रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज लर्निंग प्रोसेस इन विच न्यू रिस्पॉन्स बिकम एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, ये एक लर्निंग प्रक्रिया है जिसमें एक नया रिस्पॉन्स आपका किसी पर्टिकुलर जो है स्टिमुलस से एसोसिएट हो जाता है, यानी कि कोई वजह होगी उसकी वजह से आप नए तरीके का रिस्पॉन्स जो है करना सीख जाओगे। ये होता है एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, नॉन एसोसिएटिव में जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। दोनों मजेदार हैं, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग ये देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग है, इट इज डिफाइंड एज कंडीशनड रिस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस आफ्टर हैविंग बीन पेयर्ड रिपीटेडली विद अनकंडीशन स्टिमुलस। अभी पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल से आप समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का, पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। इसका क्या मतलब है, आपने डॉग को भोजन मतलब जो है खाने का उसका दिखाया, मतलब जो है फूड दिखाया डॉग का, तो उसके मुंह में राल आ गई, यानी लार आ गई, जिसे बोलते हैं सलाइवा आ गया। फिर आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, आपने घंटी बजाई, और घंटी बजाई क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस था तो कुत्ते की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। यहाँ क्या है, कुत्ता खाना देख रहा है तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, खाना देखा रिस्पॉन्ड किया। यहाँ क्या है, घंटी आपने बजाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको, क्योंकि भाई उसको घंटी से क्या लेना देना, उसको नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, घंटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके खाने की चीज तो है नहीं। तो ये यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टिमुलस है और नो रिस्पॉन्स उसकी तरफ से। अब क्या होगा, यहाँ कंडीशनिंग की गई। अब उस जो ये पाब्लो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पहले खाना दिखाया तो लार आई, घंटी बजाई तो कुछ नहीं हुआ। ये एक दिन की बात नहीं है कि मतलब अभी दिखा रहा हूं तुरंत तुरंत हो रहा है, ये कई महीनों सालों चलने वाला सिस्टम है। ओके, फिर कंडीशनिंग करी, इन्होंने क्या किया, इस बार जो है घंटी बजाई और खाना दिखाया, घंटी भी बजाई और खाना भी दिखाया उसको। तो क्या हुआ, फूड प्लस बेल दोनों किया, तो यहाँ अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, यानी उसने लार टपकाई। जैसा रिस्पॉन्स यहाँ तक खाना देख करके, यहाँ खाना देख करके रिस्पॉन्ड किया, घंटी देख करके रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ घंटी बजाते थे और खाना देते थे, अगले दिन फिर घंटी बजाते थे, फिर खाना देते थे उसी समय पर ही, तो वो फिर से लार टपकाना शुरू कर चुका था। इस तरीके की उन्होंने आदत बना ली। फिर क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग, अब यहाँ ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, उसको सिखाया गया कि भाई जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, वो ये आदत पड़ गई। अब क्या हुआ, खाना हटा दिया इन्होंने। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, अब घंटी बजाई इन्होंने, क्योंकि अब क्या है, डॉग को आदत डाल दी आपने, उसको पता है कि जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो उसने फिर देखो, केवल घंटी बजाने पर, खाना नहीं है, केवल घंटी बजाने पर ही उसने लार टपका दी। तो ये होता है कंडीशन स्टिमुलस का कंडीशनल रिस्पॉन्स। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले खाना जो है, जब कुत्ता खाना देखता था तभी जो है लार टपकाता था, घंटी बजाते थे तो कुछ नहीं करता था, बैठा रहता था आराम से। फिर उसको आदत डाली गई कि नहीं, हम जो है घंटी बजाएंगे तब खाना देंगे। तो उसको अब ये आदत पड़ गई 1-2 महीने में कि जब घंटी बजेगी इसका मतलब खाना आ रहा है। तो उसका वो रिस्पॉन्स सेट हो गया कि जैसे ही घंटी बजेगी उसका स्टिमुलस सेट हो गया। स्टिमुलस क्या है, घंटी। स्टिमुलस सेट हो गया कि भैया जैसे ही घंटी बजेगी हमको खाना मिलेगा। अब आगे आप अगर केवल घंटी बजा देते हैं तो उसके दिमाग में ये प्रक्रिया सेट हो चुकी, भैया खाना हमको मिलने वाला है, इसलिए खाना हो या ना हो वो लार टपकाना शुरू कर देता है। यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। इट इज डिफाइंड एज कंडीशन रिस्पॉन्स टू, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज कंडीशन रिस्पॉन्ड। यहां पर कंडीशन रिस्पॉन्ड किया जा रहा है टू अ न्यूट्रल स्टिमुलस आफ्टर हैविंग बीन पेयर्ड रिपीटेडली विद द अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्ड मिल रहा है, जबकि क्या कर रहे हैं आप, अनकंडीशन रिस्पॉन्ड को, स्टिमुलस को न्यूट्रल रिस्पॉन्ड के साथ में मिला दे रहे हैं। ठीक है, देखो अनकंडीशन रिस्पॉन्ड क्या है, आप स्टिमुलस क्या है, फूड। ठीक है, इसको मिलाया हमने किसके साथ में, वेल यानी घंटी के साथ में मिलाया, इसको और इसको साथ में मिलाया रिपीटेडली। जब उस काम को किया तो डॉग ने क्या किया, एक कंडीशन रिस्पॉन्ड दिया, लार टपकाई। यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हमने ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी थी, होप है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में आता है फ्रेंड जो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड तो आपको पता ही है कि मतलब कोशिश करते रहो जब तक कि जो है सफलता ना मिल जाए। ट्रायल एंड एरर मेथड यही होता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इन ट्रायल एंड एरर लर्निंग एन एनिमल ट्राइज अगेन एंड अगेन टू अचीव द गोल। बार बार वो जो है, जो एनिमल है वो अपने जो है गोल को अचीव करना चाहेगा। कीप्स एलिमिनेटिंग एरर्स, जो गलतियां हो रही हैं उसको खत्म करता रहेगा। जैसे कोई तैयारी कर रहा है यूपीएससी की,
तो वो क्या करेगा, बार बार ट्राई करता रहेगा और जो गलतियां हो रही हैं उसको खत्म करता जाएगा और जो है कोशिश करके अंत में वन डे ही लर्न टू परफॉर्म इट विदाउट एनी एरर, और वो एक दिन सीख जाता है कि बिना एरर के कैसे जो है एग्जाम दिया जाए। उसी तरीके से ये जानवरों पर लागू होता है कि जानवर जो है बार बार ट्राई करता रहेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, और जो भी एरर है उनको एलिमिनेट करता रहेगा, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब उस ट्रिक को वो कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल है पिजन एक्सपेरिमेंट हुआ है, कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर खाना रखा हुआ है, यहाँ पर जो है ऐसे ही जो है मतलब जो है होल बनाया गया है, तो ये क्या है, कबूतर बार बार जो है उसी होल पे ट्राई करता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन उसने समझ लिया कि यहाँ से नहीं बात बनेगी, यहाँ जो है अपने खाने की चीज रखी हुई है। तो ये है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ओके, क्लियर हो जाती है बात। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और लर्निंग का सबसे बढ़िया तरीका होता है फिगर के थ्रू समझना। आगे वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े अगर हम, इन लर्निंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इज इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब नकल करना, किसी चीज को इमिटेट करना, कोई डांस कर रहा है उसके जैसा ही डांस करना, एकदम रिप्लिकेट करना, नकल करना, इमिटेशन होता है। तो लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ह्यूमन की देखें तो इमिटेशन होता है वंस पर्सनल रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर सच एज डांस। किसी का जो है ऑब्जर्व्ड बिहेवियर आपने देखा जो कि रिपीटेशन करता है, बार बार कोई है डांस कर रहा है, तो उसकी वजह से आप चीजों को सीख जाते हैं। इसीलिए देखिए जब आप घर में कभी लड़ाई झगड़ा होने लगता है, लोग मतलब एब्यूजिव होने लगते हैं, तो ये बोला जाता है कि बच्चों के सामने मत बोलिए, है ना। आपको लड़ना है लड़ लीजिए मेरे से, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने नहीं बोलिए। क्यों क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो है इमिटेट कर देंगे, आप जो करोगे वो बच्चे करने लगेंगे, ये ह्यूमन का नेचर होता है। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि कम से कम लड़ाई के समय बच्चों को वहां ना रखा जाए। बड़ी ही प्रैक्टिकल सी बात है। ओके, ह्यूमंस कैन कॉपी 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। अब ह्यूमन जो है 3 तरीके की चीजें साइमल्टेनियसली कॉपी कर सकते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटर गोल, जो डांस कर रहा है व्यक्ति उसका गोल क्या है, वो क्या चाहता है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इन्वायरमेंटल आउटकम क्या है, क्या उसका रिजल्ट आता है। इन तीनों चीजों को कॉपी कर लेता है और इसी वजह से ही बच्चे चीजों को सीख जाते हैं। वो जैसे नहीं आप उसको खाने की जो है सिखाते हैं कि हाँ खाना कैसे खाना है ना, सुसु के लिए या भूख लगती है, देखिए छोटा सा भी बच्चा होगा 4 महीने 5 महीने, जब हल्का सा भी इशारा करने लायक होगा तो वो अपने जो है मतलब मुझे भूख लगी है इसका इशारा वो कर ही देगा, चाहे रो के करे चाहे किसी भी तरीके से वो करता ही है। ओके, थ्रू कॉपीइंग दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्ट इन्फेंट विल ट्यून इनटू देयर सराउंडिंग कल्चर। ठीक है, ये इग्नोर कर दीजिए, गलती से रह गया है। तो क्या होता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को जब वो कॉपी करते हैं तो ज्यादातर जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो अपने सराउंडिंग कल्चर को सीख जाते हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटर क्या कर रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया है और उसका इफेक्ट क्या आया है, आउटकम क्या है। इन सभी चीजों को जोड़ जाड़ के वो समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे सीखना है। ओके, तो ये हो गई बात जो है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में बताया। तो ये एक तरीके की लर्निंग होती है जिसमें बिहेवियर और स्टिमुलस जो है पेयर्ड नहीं होते, लिंक नहीं होते। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टिमुलस का क्या मतलब, वहां पर घंटी जो है स्टिमुलस था, ठीक है। तो घंटी का बजना और व्यवहार का होना एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है अगर, तो उसे नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन में क्या होता है कि स्टिमुलस की वजह से, अगर कोई स्टिमुलस बार बार मिल रहा है तो उसकी वजह से आपका जो रिस्पांस है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो उसे हैबिचुएशन कहते हैं। हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई। जैसे किसी के घर में अगर जो है फादर एब्यूजिव हैं, एल्कोहलिक हैं, तो उनको आदत पड़ चुकी होती है कि ये रोज आएंगे, रोज जो है उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे, और ये हैबिचुअल हो चुके हैं। अब आप उसे कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में लेने लगते हैं, ये वही हैबिचुएशन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा हो तो उसको आसपास की नॉइज उतना प्रभाव नहीं डालती। ठीक इसी तरीके से अगर आप जो है एयरपोर्ट के पास रहते हैं, है ना, तो जो प्लेन आते जाते हैं उनकी आवाज आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार आपके घर में गेस्ट आ जाता है तो वो बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो इतने शोरगुल के बीच में। सेंसिटाइजेशन वही होता है कि रिस्पॉन्स, अगर कोई उल्टा केस है, हैबिचुअल नहीं हुए हैं बल्कि आप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो अगर आपको कोई स्टिमुलस मिलता है तो आपका रिस्पॉन्स और अच्छा और तेज हो जाता है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसे सेंसिटाइजेशन होते हैं। जैसे मैंने आपको बच्चे, रोने वाले बच्चे का एग्जांपल दिया हुआ है कि आप तुरंत ही रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, या बच्चा जो है बेड पे बैठा उसके गिरने के जब आपको लगता है कि गिर सकता है तो आप तुरंत ही आगे बढ़ करके उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग में हमने देखा ये वो लर्निंग है जिसमें जो है रिस्पांस और जो है स्टिमुलस दोनों एक, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से एक नया रिस्पांस जनरेट होता है, एक नया रिस्पांस। जैसे घंटी बजाई तो लार बहाना है, तो ये एक जो है स्टिमुलस क्या है, घंटी बजाना, और नया रिस्पांस क्या है, लार का
टपकाना, ये होता है एसोसिएटिव लर्निंग में। ये दो तरीके होता है, कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग और ट्रायल एंड एरर मेथड। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा कि ये पाब्लोस डॉग एक्सपेरिमेंट में, कि इसमें क्या होता है कि जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ मिला देते हैं तो एक कंडीशन रिस्पॉन्ड आ जाता है। इसका एग्जांपल मैंने दिखाया कि ये इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें रिस्पांस में भी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस है, कोई रिस्पांस नहीं आया। अब घंटी बजाते रहे और उसके बाद खाना देते रहे तो अब इसका अनकंडीशन जो है रिस्पॉन्ड हमारे पास आया, और फिर उसके बाद में हमने घंटी बजाई तो फिर से वही लार टपकाने वाला, देखो कंडीशन रिस्पॉन्ड है ना, तो लार टपकाना उसने शुरू कर दिया। ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या है कि आदमी जो है बार बार प्रयास करता रहेगा, धीरे धीरे एरर्स को रिमूव करता रहेगा और अंत में वो सीख जाता है। जैसे पिजन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ये कबूतर जो है अपने दाने की तलाश में है, बार बार प्रयास करता रहता है, और जब उसको लगता है कि हाँ कहां पर मेरा जो है दाना रखा हुआ है, वो धीरे धीरे उस चीज को ढूंढ ही लेता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि लर्निंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज है इमिटेशन, कॉपी करना। तो मतलब थियरी ये बताती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे कॉपी करते हैं। बेसिकली ये कहने का प्रयास है, बच्चे कैसे सीखते हैं, वो कॉपी करते हैं। इसीलिए हम लोग अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें और अच्छा सब कुछ रखना चाहते हैं बच्चों के सामने, पर्टिकुलरली जब वो छोटे हो, समझदार ना हो। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस में बोलते नहीं कि अगर आपके पिताजी जो है तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो आपको कहां से कंट्रोल करेंगे। इसीलिए जो है फादर अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं कि भैया हम इनके सामने तो कम से कम ना खाएं। अगर आप अपने बेटे से ही जो है गुटखा मंगवा रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी दिन वो भी टेस्ट कर ही लेगा। ये इमिटेशन का ही प्रभाव है। ठीक है, तो एक पर्सन जो है अगर कोई बिहेवियर को बार बार देखता है, जैसे डांस वगैरह, तो उसको नकल करने की कोशिश करता है, इमिटेट करता है। ह्यूमन जो है 3 तरीके की इंफॉर्मेशन जो है एक साथ साइमल्टेनियसली जो है कैप्चर कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटर गोल, जो सामने वाला पार्टी है वो क्या दिखाना चाह रहा है, क्या एक्शन ले रहा है और उसका क्या रिजल्ट आता है। और इस तरीके से कॉपी करते हुए जो छोटा सा बच्चा भी होता है वही अपने जो है सराउंडिंग कल्चर की चीजों को कॉपी करके आपको दिखा देता है, उसको सीख जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कल्चर है, ठीक है, ये कल्चर है, कल्चर और अकल्चरेशन। ठीक है, कल्चरेशन, कल्चर से कल्चरेशन। अकल्चरेशन मीन्स होता है, ऐसे समझ लेना, आप अमेरिका गए हुए हैं, ए से, है ना, ए से अमेरिका समझ लेना, तो ध्यान रखने में आसानी हो जाएगी। अगर अमेरिका अगर आप चले गए तो क्या होगा, वहां की सराउंडिंग के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से आपने अकल्चरेशन किया। ठीक है, देखो क्या है, टू अकल्चरेट इज टू टेक ऑन द कल्चर एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी दैट इज नॉट योर ओन। ऐसी सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन और कल्चर को अपनाना जो आपका अपना नहीं है। तो मैं इंडिया का हूं, मैं अमेरिका चला गया तो मेरा वहां पर अपना कुछ है नहीं, तो वहां की चीजें मैं सीखने लगा। आर इज नॉट नेटिव टू यू, या ये आपका नेटिव नहीं है। ठीक है, जातिगत नहीं है, जहां पर, सॉरी जातिगत कह रहा हूं, जहां पर आप पैदा होते हैं उसे नेटिव प्लेस कहा जाता है, तो ये आपके जन्मस्थली से रिलेटेड नहीं है। दिस इज समटाइम्स डन व्हेन यू मूव टू न्यू प्लेस और कंट्री। और ये कब होता है, जब आप कहीं नई जगह पर जाते हैं या नई कंट्री में जाते हैं। इसका मतलब ये भी है, अकल्चरेशन का ये भी मतलब हो सकता है कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ और मैं हैदराबाद शिफ्ट करूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, हैदराबाद शिफ्ट करूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वहां की नई नई चीजों को सीखूंगा, तो वहां पर भी मेरा क्या होगा, अकल्चरेशन हो जाएगा। क्लियर हो जाती है बात। अकल्चरेशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ओके, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2023 के एग्जाम में। इनकल्चरेशन पूछा था उन्होंने। ठीक है, इनकल्चरेशन क्या होता है, तो देखिए इनकल्चरेशन क्या होता है, इसमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, अपने यहां ही रह करके अपनी चीजों को सीखना है। ओके, टू इनकल्चरेट इज टू लर्न एंड टेक योर ओन नेटिव कल्चर एंड इट इज प्रोसेस ओवर टाइम लाइक लर्निंग अ हैबिट और ट्रेट व्हाइल ग्रोइंग अप। तो जब आप अपनी ही कंट्री में रह करके, अपनी ही नेटिव प्लेस पर रह करके अपने ही कल्चर को सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसे इनकल्चरेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इनकल्चरेशन बोलते हैं। टू इनकल्चरेट इज टू लर्न एंड टेक योर ओन नेटिव कल्चर, अपने ही कल्चर को सीखना, समझना, इनकल्चरेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस है जो ओवर टाइम चलती रहती है, समय के साथ, बीतते समय के साथ में चलती रहती है, जिसमें आप नई नई आदतों को और नए नए गुणों को सीखते हैं जब आप ग्रो करते हैं, जब आप बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी चूंकि मैं कहीं दूसरी जगह गया नहीं हूं, दूसरी जगह रहा नहीं हूं, तो मेरा इनकल्चरेशन हुआ है, मेरा अकल्चरेशन नहीं हुआ है। क्योंकि मैं विदेश गया होता या मैं किसी दूसरी जगह सेटल हुआ होता तो वो चीज होती। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब ये बुक क्या कहती है मैकमिलन, वो मैं बता रहा हूं। जो ये अब इनकल्चरेशन और अकल्चरेशन दोबारा देख रहे हैं, ये एज पर मैकमिलन बुक है, वो मैंने आपको इंटरनेट से जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकल्चरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ पर्सन लर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर नेटिव कल्चर बाय व्हिच ही आर सी इज सराउंडेड।
ठीक है। तो इनकल्चरेशन क्या होता है, एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जो व्यक्ति है वो लर्न करता है क्या, अपने नेटिव कल्चर की रिक्वायरमेंट को, यानी नेटिव कल्चर को सीखता है, जिसकी सहायता जहां वो सराउंडेड है, जिसके वो सराउंडेड है, जिस कल्चर के आप सराउंडेड है, जहां के आप नेटिव रहने वाले हैं, वहां की चीजों को सीखते हैं। एंड एक्वायर्स वैल्यूज एंड बिहेवियर दैट आर अप्रोप्रिएट आर नेसेसरी इन दैट कल्चर, और उससे आप क्या करते हैं, वैल्यू और व्यवहार को एक्वायर करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट है और नेसेसरी है उस कल्चर के हिसाब से, तो उसे इनकल्चरेशन कहा जाता है। द इन्फ्लुएंसेस व्हिच एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस लिमिट डायरेक्ट आर शेप द इंडिविजुअल वेदर डिलिबरेटली आर नॉट इंक्लूड पेरेंट्स, एडल्ट्स एंड पीयर्स। तो इसमें जो आपके ऊपर प्रभाव डालने वाली चीजें होती हैं वो आपको लिमिट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं या शेप करती हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, लोगों का इन्फ्लुएंस आपको प्रभावित करता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें आपके पेरेंट भी शामिल होते हैं और भी आपके दोस्त, सखा, संबंधी, सहेली, ये सब लोग इसमें शामिल रहते हैं। इफ सक्सेसफुल इनकल्चरेशन रिजल्ट इन कॉम्पिटेंस, है ना, इन द लैंग्वेज, वैल्यू एंड रिचुअल ऑफ द कल्चर। अगर जो है इनकल्चरेशन सक्सेसफुल रहता है तो आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज सीख जाते हैं अच्छे से, वैल्यूज को सीख जाते हैं और रिचुअल्स को सीख जाते हैं उस पर्टिकुलर कल्चर के जहां के आप नेटिव हैं, ठीक है। तो ये होगा इनकल्चरेशन। अकल्चरेशन क्या होता है, देख लो भाई। अकल्चरेशन इज अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये सोशल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है वेयर वन पर्सन लर्न द वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ अनदर कल्चर, जहां पर आप दूसरे के कल्चर की वैल्यू और बिलीफ को लर्न करते हैं तो उसे एकल्चरेशन कहा जाता है। प्राइमरली डोमिनेंट वन इन देयर सराउंडिंग, और ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वहां पर दूसरे का कल्चर और वैल्यू चल ही रही है, इसलिए आप चीजों को सीख जा रहे हैं। तो मैंने एकल्चरेशन में आपको बताया, यूएस वाला जो एग्जाम्पल, अमेरिका वाला एग्जाम्पल आपको दिया। ई लर्निंग एंड ऑगमेंटेड लर्निंग क्या होती है, इसकी बात करनी है, ठीक है। लेकिन ई लर्निंग और ऑगमेंटेड से पहले एक बार इसको देख लिया जाए, ठीक है। हमने बात की एकल्चरेशन की, तो मैंने आपको बताया एकल्चरेशन तब होता है जब आप अमेरिका चले गए हों, किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, तो वहां की वैल्यूज, वहां के कस्टम्स, वहां के रूल्स रेगुलेशन, वहां के रिचुअल्स को जब सीखने लगते हैं तो उसे एकल्चरेशन कहा जाता है। ये तब होता है जब आप अपनी जगह से, नेटिव प्लेस से कहीं और रहने लगे, विदेश चले जाएं, तब ये होता है, क्योंकि नई जगह पर रहेंगे तो नई चीजें सीखेंगे। इनकल्चरेशन तब होता है जब आप जहां के नेटिव हैं, रहने वाले, वहीं पर ही रहते हैं और वहां की चीजों को सीखते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे उन चीजों को सीखते हैं, तो उसे इनकल्चरेशन कहा जाता है। इनकल्चरेशन, अब मैकमिलन के हिसाब से इनकल्चरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है नेटिव कल्चर के बारे में सीखता है, जिससे वो सराउंडेड रहता है और इससे वो जरूरी बिहेवियर और वैल्यूज को एक्वायर करता है, ठीक है। इसमें इन्फ्लुएंस किसका किसका रहता है, जो है आपके पेरेंट्स का, और भी जो एडल्ट लोग हैं और जो पीयर्स हैं, मतलब जो वयस्क लोग हैं और जो पीयर्स हैं, मतलब आपके सहपाठी, सगे संबंधी, उनका प्रभाव पड़ता है। अगर इनकल्चरेशन अच्छे से होता है तो उसका प्रभाव ये होगा कि आप वहाँ की लैंग्वेज, मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज, वहाँ अपनी वैल्यूज और अपने रिचुअल्स को, उस कल्चर के रिचुअल्स को जिसमें आप पैदा हुए हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। एकल्चरेशन एक सोशल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पर्सन लर्न करता है वैल्यू और बिलीफ को अपने कल्चर का नहीं, किसी दूसरे के कल्चर का। आप दूसरे के कल्चर का चीजें सीखते हैं और जो कि प्राइमरली डोमिनेंट है उसी सराउंडिंग में, आप उसी सराउंडिंग में रह रहे हैं इसलिए सीख रहे हैं। अगर मैं अभी तमिलनाडु चला जाऊं तो वहां की चीजें मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं सीखने लगूंगा, सीधी सी बात है, ये तो फर्क आएगा ही पड़ेगा, ठीक है। ई लर्निंग एंड ऑगमेंटेड लर्निंग क्या होती है ये देख लेते हैं। ई लर्निंग आप इस समय जो कर रहे हैं वो ई लर्निंग है, और ये जो हो रहा है ये ऑगमेंटेड लर्निंग है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। ई लर्निंग और ऑगमेंटेड लर्निंग दोनों हो रही, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और ई लर्निंग इज ए जनरल टर्म यूज टू रेफर टू इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क कंप्यूटर इनहेंस्ड लर्निंग। इंटरनेट का यूज करके जब आपको कंप्यूटर से सिखाया जाता है तो उसे हम ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अ स्पेसिफिक एंड ऑलवेज मोर डिफ्यूज्ड ई लर्निंग इज मोबाइल लर्निंग। अब आगे कॉन्सेप्ट बढ़ चुका है, ई लर्निंग अब आगे बढ़ करके मोबाइल लर्निंग में बदल चुकी है, जिसे एम लर्निंग कह रहे हैं। अगर आप मोबाइल खोल करके ऐप में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप एम लर्निंग कर रहे हैं। इट यूजेज डिफरेंट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज सेलफोन। इसमें क्या है, इंटरनेट की जगह पे लैपटॉप और कंप्यूटर की जगह पे आपका सेलफोन यूज हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपकी ई लर्निंग जो है उसमें इंटरेक्शन भी है, अगर आपकी ई लर्निंग में इंटरेक्शन भी है, व्हेन अ लर्नर इंटरेक्ट विद द ई लर्निंग इन्वायरमेंट इट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड लर्निंग, ठीक है। अगर जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, यानी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, तो ये आपकी ऑगमेंटेड लर्निंग हो गई। अगर मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूं तो और आप उसे देखते हैं तो वो ई लर्निंग हो गई, ठीक है। क्लियर हो जाती बात, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
व्हेन लर्नर इंटरेक्ट विद द ई लर्निंग एनवायरनमेंट, जब आप ई लर्निंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसे ऑगमेंटेड लर्निंग कहा जाता है। ओके, ऑगमेंटेड लर्निंग प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑगमेंटेड लर्निंग में क्या होता है, इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, मल्टीमीडिया पर आधारित लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड मेकिंग लर्निंग मोर इंजॉयबल। इससे क्या होता है, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, हम अगर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप कोई सवाल बीच में पूछ सकते हो तो इंटरेक्शन बढ़ता है, और साथ ही साथ में लर्निंग कहीं ना कहीं ज्यादा जो है इंजॉयबल साबित हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। ऑगमेंटेड डिजिटल कंटेंट में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक एंड वॉइस। तो ऑगमेंटेड जो आपका डिजिटल कंटेंट होगा उसमें भाई टेक्स्ट भी हो सकता है, आप जो देख रहे हैं, इमेज मैंने आपको दिखाई, वीडियो भी आप कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं मौके पर, ऑडियो भी आप सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके ऑगमेंटेड डिजिटल कंटेंट होते हैं। बाई पर्सनलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, बाई पर्सनलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन को पर्सनलाइज किया जाए, ऑगमेंटेड लर्निंग हैज बीन शोन टू इंप्रूव लर्निंग परफॉर्मेंस कंसिडरेबली। तो अगर जो है पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन दी जाए, जैसे कि मतलब हम इंटरेक्ट कर सकें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, अभी 8-9 लोग, आप 10 लोग जुड़े हुए हैं अगर मान लीजिए, और उन 10 ही लोगों से मैं इंटरेक्ट डायरेक्ट करूं, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपके लर्निंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है। लेकिन अगर 500 लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो वहां पर ये इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। इनफॉर्मल लर्निंग और फॉर्मल लर्निंग भी हमें सीखनी है। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है, देखो फॉर्मल लर्निंग, आप स्कूल गए, आपने जो पढ़ाई करी वो आपकी फॉर्मल लर्निंग थी, उसके अलावा जो कुछ भी सीखा वो आपका इनफॉर्मल लर्निंग थी। ठीक है, तो इनफॉर्मल लर्निंग अकर थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डे टू डे सिचुएशन, डे टू डे सिचुएशन से आपको एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन वुड लर्न टू लुक अहेड व्हाइल वॉकिंग बिकॉज ऑफ द डेंजर इनहेरेंट इन नॉट पेइंग अटेंशन टू वेयर वन इज गोइंग। जैसे अब ये इनफॉर्मल लर्निंग है, आपने क्या किया, आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आगे देख कर चलते हैं, अगल बगल देखने की कोशिश नहीं करते दाएं बाएं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आगे अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मतलब जो है डे टू डे एक्सपीरियंस की वजह से जो है, डे टू डे एक्सपीरियंस, सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह से जो लर्निंग आप करते हैं उसे इनफॉर्मल लर्निंग कहा जाता है। इट इज लर्निंग फ्रॉम लाइफ ड्यूरिंग अ मील एट अ टेबल विद द पेरेंट्स, एक्सप्लोरिंग आर प्योरली बाई एसोसिएशन। ठीक है, अब ये लर्निंग आपको जिंदगी मतलब लाइफ में मिलती रहेगी, इनफॉर्मल लर्निंग आप पूरी जिंदगी करते रहते हैं। हो सकता है जब आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ में टेबल पर जो है बैठे हुए हैं, मील खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उस समय भी आप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है एसोसिएशन मतलब लोगों के साथ जुड़ करके भी लर्निंग कर लेते हैं। कुल मिलाकर के इनफॉर्मल लर्निंग आपको मिल जाती है। फॉर्मल लर्निंग क्या होती है भाई, देखो फॉर्मल लर्निंग होती है लर्निंग दैट टेक प्लेस विद इन अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सच एज स्कूल सिस्टम। ठीक है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप होती है उसमें जो लर्निंग होती है उसे फॉर्मल लर्निंग कहा जाता है। देखो एक मीटिंग होती है फॉर्मल मीटिंग, एक होती है इनफॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग क्या होती है, पहले से सेट है कि सर्कल हेड आएंगे, ये होंगे वो होंगे, फॉर्मल मीटिंग हुई, सेट है, पहले से एजेंडा है, वहीं बैठना है, सब कुछ पहले से तय है, वो फॉर्मल मीटिंग हो गई। इनफॉर्मल मीटिंग क्या हुई, आप जो है लोअर टी शर्ट पहना और आप अपने दोस्त के घर चले गए, मिल आए, इनफॉर्मल मीटिंग हो गई, पहले से ना कोई एजेंडा है, ना कोई टारगेट है, ना कुछ बातचीत है, गए और मिल आए, इनफॉर्मल मीटिंग हुई। उसी तरीके से लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, आप स्कूल गए अच्छे से, विधिवत पता है कि हम सीखने ही जा रहे हैं भाई, वहां लर्निंग करने ही, एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो वो फॉर्मल लर्निंग हो गई। इसके अलावा जिंदगी में हम जो कुछ भी बाइक चला रहे हैं, हमने देखा सामने वाले का एक्सीडेंट हो गया, हमने सीखा कि उसने क्या गलती की, तो हमने क्या किया, इनफॉर्मल लर्निंग कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, करंट टाइम पे जो हम देख रहे हैं ये भी फॉर्मल लर्निंग है। करेक्ट है सर, ये फॉर्मल लर्निंग है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकायदा सेट है ये मामला कि हाँ मैं आपको सिखाऊंगा। अचानक से कुछ स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब आप ब्रांच में कोई मान लीजिए लेडी आई, वो झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसने, मैनेजर ने उस लेडी को कैसे समझाया, कैसे जो है शांत करवाया, अगर ये आपने सीखा तो ये इनफॉर्मल लर्निंग आपने कर ली, आपको पता नहीं था कि आप सीखने वाले हैं, अचानक से ही उसको आपने लर्न कर लिया। ओके, अब टाइप्स ऑफ लर्निंग में 4-5 टाइप की लर्निंग होती है। मोटर लर्निंग, मोटर लगता है ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, देखो मोटर लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब आप अपने हाथ पैर मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं तो उसको मोटर कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, लर्निंग की भाषा में हाथ पैर मांसपेशियों इनका यूज अगर आप करते हैं तो उसे मोटर कहा जाता है। यहाँ पर मोटर लर्निंग क्या होती है, इट इज मस्कुलर, है ना, मांसपेशियों का यूज हो रहा है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, है ना, चलना, दौड़ना, उछलना, तैरना, ये सारी चीजें मोटर लर्निंग में आती हैं। वर्बल लर्निंग, जब आप जो है लैंग्वेज सीखते हैं, जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उसे वर्बल लर्निंग कहा जाता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं,
ऊंचे ऊंचे स्तर की चीजें। इट इज ए हायर मेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। इस समय क्या कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट लर्निंग कर रहे हैं। आप देखिए क्या कर रहे हैं, हम हायर लेवल की मेंटल प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग और इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गई। एटीट्यूड लर्निंग भी होती है। इट इज अनदर वे ऑफ लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैड मूड एंड हाउ वी डेवलप आवर एटीट्यूड। मतलब खुश हैं, गुस्सा हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, ये क्या है, एक तरीके से एटीट्यूड की लर्निंग हो रही है। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों की लर्निंग। तो सिद्धांत कैसे, कोई भी मतलब कोई सिद्धांत हमने सीखा, उसी की लर्निंग हो गई। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए ये हो गई कहानी हमारी, कहां से शुरू हुई थी, ई लर्निंग एंड ऑगमेंटेड लर्निंग से। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि ई लर्निंग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहा जाता है, ये एक जनरल टर्म यूज किया जाता है जब हम कंप्यूटर बेस्ड जो है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से लर्निंग करते हैं, तो उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। और आजकल जो है एम लर्निंग यूज हो रही है, जिसमें हम सेल फोन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर जो आपकी ई लर्निंग है वो अगर इंटरेक्टिव है, जिसमें आप अपने मेंटर के साथ में, अपने टीचर के साथ में, अपने गुरु के साथ में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड लर्निंग बोलते हैं। जब लर्नर इंटरेक्टिव होता है ई लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ में, तो उसे ऑगमेंटेड लर्निंग कहा जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी भी आपने सुना होगा, जिसमें आपको क्या होता है कि एक गूगल के चश्मे वगैरह आते हैं, इसे लगा लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस चश्मे की वजह से आप उस इन्वायरमेंट में पहुंच चुके हैं। तो ऑगमेंटेड मतलब एक्चुअल में आपको वो फील आ जाती है। अगर आप उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में ऐसे मतलब मोटे मोटे ऐसे गॉगल्स होते हैं, उनको आप लगा लीजिए, तो आपको लगेगा कि आप वाकई जंगल में पहुंच चुके हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, मतलब एकदम असलियत, मतलब है नहीं आप, मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक कमरे में, लेकिन ऐसा लगेगा कि मैं जंगल में हूँ, हर तरफ पेड़ और पंछी उड़ रहे हैं, तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो उसी तरीके से ऑगमेंटेड लर्निंग होती है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप वाकई में क्लास में बैठ करके लर्न कर रहे हैं। ऑगमेंटेड लर्निंग प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया बेस्ड जो है लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर मल्टीमीडिया, वही मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें, और इंटरेक्टिव भी लर्निंग होती है। आपका एंगेजमेंट इसमें बढ़ा रहता है, और जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो इंजॉयबल होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग भी लाइव क्लासेस ज्यादा पसंद करते हैं। वो इसके पीछे वजह यही है कि आप जो है ऑगमेंटेड लर्निंग पसंद करते हैं ई लर्निंग की जगह पर। ठीक है, ऑगमेंटेड लर्निंग में क्या क्या चीजें होती हैं, टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर पर्सनलाइज जो है इंस्ट्रक्शंस अगर दी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लर्निंग का परफॉर्मेंस जो है काफी इंप्रूव हो जाता है, पर्सनलाइज अगर किया जाए। किसी, जैसे मैं इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर फोकस करके अगर जो है पढ़ाने पर आ जाऊं, तो उससे उसका जो है अनुभव अच्छा होता है। ठीक है, इनफॉर्मल लर्निंग की अगर हम बात करें, तो भाई देखो फॉर्मल लर्निंग समझ लो, जो फॉर्मल लर्निंग नहीं वो इनफॉर्मल लर्निंग है। फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जो आप जो है गुरु और शिष्य वाली लर्निंग करते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं, बाकायदा सिस्टम से सीखते हैं, है ना। तो फॉर्मल लर्निंग इज लर्निंग दैट टेक प्लेस विद इन अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सच एज स्कूल सिस्टम। तो स्कूल सिस्टम आपका फॉर्मल लर्निंग का तरीका होता है, जहां पर गुरु और शिष्य का एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी लर्निंग आप अपने जीवन में करते हैं, वो सारी की सारी इनफॉर्मल लर्निंग होती है। एक्सपीरियंस से, आपको अनुभव से आता है, डे टू डे जो आपकी सिचुएशन है उसके आधार पर। हम सड़क पर चल रहे होते हैं, कई बार जो है एक्सीडेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर सीख रहे होते हैं कि ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमसे, आज हमने ये गलती कर दी, हमने आज अपनी गलती से ये सीखा, स्पीड ज्यादा थी, ब्रेक नहीं चला, कुछ भी जो भी है वो आप सीख रहे हैं। उसका एग्जांपल उन्होंने दिया इनफॉर्मल लर्निंग का, कि जब आप जो है पैदल चल रहे होते हैं तो आप आगे की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आपने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि अगर हम आगे नहीं देखेंगे तो गिर पड़ेंगे, हो सकता है गड्ढा हो तो गड्ढे में गिर जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन की वजह से आपने सीखा कि जब आप पैदल चल रहे हो आगे की तरफ, या साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आगे की तरफ देखिए, दाएं बाएं मत देखिए। क्यों? क्योंकि आपको ये लाइफ सिचुएशन से अनुभव हो चुका है, इनफॉर्मल लर्निंग आपने कर ली है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की टाइप्स ऑफ लर्निंग की, जिसमें हमने देखा कि मोटर लर्निंग होती है। मोटर लर्निंग का मैंने आपको समझाया, मोटर शब्द का मतलब यूं समझ लीजिएगा, आपकी मांसपेशियां कहीं ना कहीं हाथ पैर का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप चलना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, आप क्लाइम करना चाहते हैं, तो ये सारी मोटर लर्निंग है। वर्बल लर्निंग जो होती है फ्रेंड्स, उसमें आप लैंग्वेज सीखते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है, इसमें हाई लेवल की लॉजिक, रीजनिंग सब यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हाई लेवल का मेंटल प्रोसेस, जिसमें आपको रीजनिंग और इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग क्या होती है, एटीट्यूड लर्निंग जो है अनदर वे होता है, जिसमें आप जो है हैप्पीनेस, सैड मूड, और हम कैसे अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं, वो सारी चीज आपके एटीट्यूड लर्निंग में आती है। सिद्धांतों की लर्निंग हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के थ्रू करते हैं। अब मेरे ख्याल से ये शायद लास्ट टॉपिक होगा, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, है ना। हाँ ठीक है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, दिस इज लास्ट टॉपिक, और उसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा।
होप है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर थोड़ा सा सही लगा होगा। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लाइव क्लासेस, थियरी की भी लाइव क्लासेस ज्यादा ठीक लगती हैं क्या? अगर मैं इसी चीज को मैं रिकॉर्ड करता, इससे कम मैं उस समय भी ना पढ़ाता, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप मान कर चलिए कि 99% इतना ही पढ़ाता। 100%, 1% इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा कमेंट आ गया जो इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ, है ना। अदरवाइज लगभग मैं इतनी ही जान वहां पर भी डालता हूँ जितनी यहाँ मैं अपनी जान लगा रहा हूँ। तो क्या मतलब लाइव ज्यादा आपके लिए बेहतर है, या फिर जो है हम रिकॉर्डेड सेशन भी ओके रहेगा? तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। ठीक है, 3 डोमेन होते हैं। कॉग्निटिव बुद्धिजीवी, दिमाग लगाना, ठीक है। साइकोमोटर, मोटर का मतलब मैंने बताया आपको, मोटर क्या होता है, जिसमें आप शारीरिक क्षमता का यूज करते हैं। अफेक्टिव, अफेक्टिव में क्या होता है आपका फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखो कॉग्निटिव का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब बुद्धिमत्ता होता है। कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो कॉग्निटिव जो डोमेन होता है, ओके थैंक यू, रिकॉर्डिंग इज आल्सो ओके मेरे ख्याल से ना, हाँ चलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि पता है लाइव क्लासेस जो है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं ना, उसमें ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है, कि मतलब मैं हम, है ना। हाँ बिल्कुल, वो भी है, कभी भी अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ तो उस समय आपसे इंटरेक्टिव ज्यादा रहूंगा। इस समय देखिए, अगर आप पहले से पढ़े तो हो सकता है मेरे से सवाल पूछ लें, है ना। अदरवाइज जितने दिमाग सवाल आपके दिमाग में आते हैं, उससे ज्यादा दिमाग में अपने खुद ही लगा करके मैं आपको आंसर कर रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे चलें 50-50 में, लाइव अगर हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड भी चलेगा, है ना। ओके सर, ठीक है। तो देखिए कॉग्निटिव की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है उसमें डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल, दिमाग का प्रयोग होता है। कॉग्निटिव मतलब ज्ञान होता है, तो मेंटल स्किल का और नॉलेज का एक्विजिशन होता है इस डोमेन की सहायता से, ठीक है। तो लर्निंग में 3 डोमेन है। पहला मेंटल स्किल का यूज करके हम कॉग्निटिव डोमेन को यूज करते हैं, जैसे टू रिकॉल, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालाइज, सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप जो है किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका कॉग्निटिव में आता है। साइकोमोटर, साइकोमोटर स्किल क्या होती है? साइकोमोटर डोमेन इज कंप्राइज्ड ऑफ यूटिलाइजिंग मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेटिंग। मोटर स्किल मैंने आपको समझाया कि हम मोटर कार चलाने से नहीं, ये मैं निकला गड्डी लेके नहीं, मोटर कार का मतलब नहीं है। मोटर मतलब आपकी शारीरिक मांसपेशियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चंस के सेशन अगर एमसीक्यू अटेंड करवाए जा रहे हैं तो वो लाइव ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो लाइव ठीक है, अदरवाइज जो है इसको हम रिकॉर्डेड सेशन से भी काम चला सकते हैं। तो साइकोमोटर स्किल वो होती है जिस या डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो कंप्राइज करता है मोटर स्किल का यूटिलाइजेशन, यानी अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, जैसे डांस करना, स्विम करना, स्की करना, डाइव करना, कार ड्राइव करना, राइड बाइक, ये सारी चीजें जो है आपका साइकोमोटर स्किल में आता है, साइकोमोटर डोमेन में आता है, ठीक है। तो देखिए कॉग्निटिव में क्या होता है, हम दिमाग का प्रयोग करते हैं, हम क्या करते हैं अपने दिमाग को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। करंट टाइम पे आप कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डोमेन का ही यूज कर रहे हैं। साइकोमोटर में क्या होता है, आप अपनी मोटर स्किल का यूज करते हैं, अपनी मांसपेशियों वाली दिमाग को यूज करते हैं। दिमाग क्या, शारीरिक क्षमता का यूज कर रहे होते हैं, जैसे डांस करने के लिए, है ना, स्विम करने के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ेगी, स्की करने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए, डाइव करने के लिए, पानी के अंदर गोताखोरी करने के लिए, कार चलाने के लिए, बाइक राइड करने के लिए आपको कौन से डोमेन की जरूरत है? साइकोमोटर की। दिमाग यहां भी लगाना है, ऐसा नहीं कि कार ड्राइव कर रहे हैं तो दिमाग जो है घर पे छोड़ाएंगे, नहीं, दिमाग घर पे छोड़ाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं हाथ पैर ये सब चीजें, बिल्कुल, ये सर लाइव क्लास है, अपलोडेड रहेगी, आपको हमेशा यहाँ पर मिलेगी, ओके। इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 12 के 7 पार्ट बना दिए हैं, ठीक है, वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। जैसे ही थोड़ा सा उसमें क्या है कि साइज वगैरह का इशू आ रहा है, बहुत बड़े साइज का, इसमें रिकॉर्डिंग करने पर क्या होता है 5 GB से ऊपर का जो है वो फाइल बन जाती है, अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, पर हम उसे रिजॉल्व करके जल्द ही वो भी अवेलेबल करवा देंगे। तो नॉट टू वरी, कोई भी चीज कहीं जाने वाली नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अफेक्टिव की अगर हम बात करें, ये मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए आज क्लास ली थी कि मैं देखता हूं, इसीलिए एचआरएम की क्लास ली है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी कम इनरोल्ड हैं, इसलिए इनरोल्ड कम है क्योंकि कुछ कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ कोर्स बना हुआ है, और कोई तो उसमें कौन खरीदेगा बिना कोर्स कंटेंट के, राइट। अफेक्टिव की अगर हम बात करें तो अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व द फीलिंग, इमोशंस एंड एटीट्यूड। आपकी फीलिंग, इमोशंस और एटीट्यूड, इन सब चीजों को शामिल करके अफेक्टिव डोमेन आता है, जैसे टू लाइक समथिंग, समवन, लव, अप्रिशिएट, फियर, हेट, वर्शिप, एंड दीज डोमेन्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए 3 डोमेन देखे हमने। कॉग्निटिव, आप माइंड का प्रयोग करते हैं,
सुडो मोटर में हमने देखा कि आप जो है अपनी मांसपेशियों शारीरिक क्षमता का यूज करते हैं। अफेक्टिव में आप अपने इमोशंस का यूज करते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस और एटीट्यूड का यूज करते हैं, जैसे किसी को पसंद करना है ना, किसी चीज को पसंद करना, किसी व्यक्ति को पसंद करना, प्यार करना, अप्रिशिएट करना, डरना, नफरत करना, पूजा करना, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं, लर्निंग के अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। लेकिन ये सारे डोमेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है ये समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखो अगर हम एक सिक्का उछालें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना। व्यक्ति जिंदा है तो मरेगा नहीं, मर गया तो जिंदा नहीं है, दो में से एक ही अवस्था में रहेगा। ठीक है, हेड और टेल वाला लेते हैं वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो हेड और टेल वाला जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन ये तीनों डोमेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कॉग्निटिव डोमेन में हूं तो इसका मतलब मैं सुडो मोटर या अफेक्टिव नहीं यूज करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कार चला रहे हैं तो दिमाग घर पे छोड़ कर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए सब के सब एक साथ भी लग सकते हैं। ओके, कार चलाते समय हमें इन सब की जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया हुआ है, जब आप मान लीजिए चेस खेल रहे हैं, लर्निंग टू चेस, अगर आप चेस खेलना सीख रहे हैं, पर्सन विल हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ गेम, आपको गेम के रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, कॉग्निटिव डोमेन का यूज किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया। बट ही आल्सो हैज टू लर्न हाउ टू सेट अप द चेस पीसेस ऑन द चेस बोर्ड एंड आल्सो हाउ टू प्रॉपरली होल्ड एंड मूव द चेस पीसेस, सुडो मोटर। अब आपको मांसपेशियों का यूज करके उन जो है जो मोहरे होते हैं, राजा रानी और हाथी घोड़े होते हैं, उनको आगे पीछे करना पड़ेगा, कहां पर क्या रखना है, ये सारी चीजों के लिए आपको सुडो मोटर स्किल का यूज करना पड़ेगा। उसी समय पर ही, चेस सीखते समय ही आपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, ज्ञान का प्रयोग किया। कब, जब आपने चेस के रूल सीखे, जब आपने चेस की जो है जो मोहरे हैं उनको इधर उधर करना सीखा, कहां पर रखना है, ये सारी चीजें सीखी, तो आपने साइको मोटर का यूज किया। फर्दर लेटर इन द गेम द पर्सन में इवन लर्न टू लव द गेम इटसेल्फ। हो सकता है कि जब आप जो है चेस सीख जाएं तो आपको चेस से प्यार हो जाए, बहुत अच्छा लगने लगे चेस खेलना। वैल्यू इट्स एप्लीकेशन इन लाइफ एंड एप्रिशिएट इट्स इंटेलेक्चुअल अपील, या है ना। तो मतलब हो सकता है कि आप जो है गेम को इतना पसंद करने लगे कि आप जो है उससे अफेक्शनेट हो जाएं, अफेक्शन हो जाएगा। तो ये अफेक्टिव लर्निंग कहीं ना कहीं हो जाएगा। एप्रिशिएट करते हैं इसके इंटेलेक्चुअल अपील को, इसके एप्लीकेशन को, मतलब चेस से। वही जैसे कार चलाने वाले में देख लीजिए, अगर आप कार चला रहे हैं, दाएं जाना है या बाएं जाना है, वो आपकी सुडो मोटर स्किल से नहीं डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आपकी कॉग्निटिव थ्योरी से, दिमाग से डिसाइड होगा कि मुझे दाएं जाना चाहिए, बाएं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर कार चलाते चलाते कार चलाने में मजा आने लगा तो कहीं ना कहीं आपने अफेक्टिव डोमेन का यूज कर लिया। ठीक है फ्रेंड, तो बस ये हो गई पूरी राम कहानी खत्म यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको समझा दिया। देखिए, लर्निंग के तीन डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव जिसमें आप दिमाग का प्रयोग करते हैं, सुडो मोटर जिसमें आप जो है शारीरिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, अफेक्टिव जिसमें आप अपनी इमोशंस का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखें, काम चल जाएगा। ये तीनों के तीनों डोमेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब एक साथ हो सकते हैं। जैसे आप जब चेस खेलना सीखते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, अपने कॉग्निटिव दिमाग का यूज करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन का यूज करके आप जो है चेस के रूल को सीखते हैं। फिर जब आप चेस के रूल को सीखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मोहरा कहाँ रखना है और कैसे उसको मूव करना है। तो आपने कहीं ना कहीं साइकोमोटर स्किल का यूज कर लिया। और जब आप इस चेस गेम को सीख जाते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है तो कहीं ना कहीं आप उसमें अफेक्शनेट हो जाते हैं, तो आपने अफेक्टिव डोमेन का भी प्रयोग कर लिया। तो कुल मिलाकर के ये सारी, हाँ, कवर कर देंगे सर। सर का एक क्वेश्चन है कि सर 2 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। बिल्कुल कवर कर देंगे सर, नॉट टू वरी। मेरा जो अपना फंडा है उस हिसाब से देखिए, अभी जनवरी चल रही है, मान लीजिए खत्म है ऑलमोस्ट, फरवरी महीना दे दीजिए और मार्च का महीना दे दीजिए। ठीक है, इसमें हम पूरा का पूरा एचआरएम आपको कवर करके दे देंगे। मैं मार्च तक आपको एचआरएम पूरा कवर करके दे दूंगा, प्लस जो कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं एबीएफएम में, बीआरबीएल में, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ, वो भी मैं आपको इसी बीच में ही कवर करके दे दूंगा मार्च तक। हद से हद 15 अप्रैल, इससे ज्यादा नहीं लेता। और 15 अप्रैल के बाद में मेरी कोशिश रहेगी कि हम एमसीक्यू की सीरीज लाएंगे, जिसमें हम जो है हर चैप्टर पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो मैंने सोचा हुआ है। होगा कितना वो तो प्रभु की इच्छा पर है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है इस चीज का कि मैं आपको बेहतर से बेहतर जो है पढ़ाऊं। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ही ये सेशन एंड होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब ये एंड कहाँ से होगा मुझे पता नहीं है देखना पड़ेगा। ओके, मैं पहली बार एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ लाइव वगैरह कैसे एंड होता है। चलिए ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, 1-2 मिनट के लिए मैं चैट पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, बीएफएम के रिमेनिंग टॉपिक, ओके सर, बिल्कुल। देखिए, जो टॉपिक बहुत नेसेसरी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं कवर करवाऊंगा, नॉट टू वरी। जैसे एनआरआई के जो अकाउंट वाला है,
NRO, NRE, FCNR हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका ये जैसे अभी नया आया हुआ है उसमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, FC वो नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसको भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। मैम आज मैंने ये सिर्फ जो है लाइव क्लास ट्रायल के लिए ली थी, कोई ट्रायल ये शेड्यूल्ड नहीं थी। आगे से जब शेड्यूल होगी तो कोशिश करेंगे शाम को 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे इस समय रखेंगे, अगर लाइव क्लास रखेंगे। सिर्फ ट्रायल के लिए था, इसलिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ओके मैम बिल्कुल आपका सही बात है, यही मैं कह रहा हूं कि मैंने इसीलिए HRM की लाइव क्लास ली है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने कोर्स में कुछ है ही नहीं, कोई कंटेंट नहीं है। बट नॉट टू वरी, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 कल तक आपको अवेलेबल मिलेगा। 2 चैप्टर पूरे के पूरे कवर कर दूंगा मैं इसमें से उठा करके। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सर आप मेरे वीडियोस देखिए, सिर्फ एक BFM है जिसके लिए मैं बुक रेफर करता हूं। अदरवाइज अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके देखिए, अगर IIBF बदतमीजी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ करके पेपर बनाएगा, तो आप आराम से 50+ 60+ स्कोर करेंगे, नो इश्यूज उसमें। ओके ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच। इसी पर ही ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।